मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओनली आईएएस में। आज है 13 फरवरी। तो आज के दिन हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाले सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो करंट अफेयर्स पे बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं, इनकी आप एक्सप्लेनेशन हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में आप वेबसाइट onlyias.com से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जो है ओनली आईएएस नथिंग एल्स, इस नाम से आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी, स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह उन सब के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। जब आप सवाल सारे हल कर लें तो आप एक शीट या चार्ट आप ज़रूर बना के रखिए जो कि आपको अपनी जो है परफॉर्मेंस मॉनिटर करने में काम आएगा। उसमें आप करेक्ट लिख सकते हैं, नॉट करेक्ट, कितने आपने स्किप किए या कितने में आपको 50-50 का आइडिया था, कितने आपके सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गए, या कुछ ऐसे सवाल जिनका आपको आइडिया ही नहीं था, आपने पहली बार सुने। तो ये चार्ट आप ज़रूर बनाइए और आपको ये प्रोग्रेस को मॉनिटर करने में बहुत काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बारी बारी हम इन तीनों स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट जो बोलता है कि ये दुनिया का सिर्फ और एक ऐसा पार्क है, पूरी दुनिया में सिर्फ ये एक ऐसा ही पार्क है जिसमें जो है वो जो फेलाइन जो स्पीसीज़ है, जो बिग कैट है, उसकी 4 स्पीसीज़ जैसे लेपर्ड, टाइगर, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, ये सारे पाए जाते हैं। इसमें बोला है कि दुनिया में सिर्फ ये ही एक ऐसा पार्क है जिसमें तेंदुआ, बाघ, स्नो लेपर्ड जो जिसको हम हिम तेंदुआ बोलते हैं, और ये क्लाउडेड लेपर्ड, ये सारे पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंडिया में इस पार्क के अंदर हुलॉक जो गिबॉन है वो भी पाए जाते हैं। हुलॉन गिबॉन जो है वो हुलॉक गिबॉन है वो पाए जाते हैं। तीसरा बोला है कि इस पार्क के अंदर एवरग्रीन, मोइस्ट डेसिडियस, टेम्परेट, ब्रॉड लीव्ड, कॉनिफोरस फॉरेस्ट टाइप, ठीक है, ये सारी इसमें जो है वेजिटेशन पाई जाती है। जैसे कि सदाबहार हो गया या पतझड़ वाले, ठीक है, और ठंडे इलाकों में जो नुकीले जो पत्तियों वाले जो पौधे पाए जाते हैं, उस तरीके की यहाँ पे जो है वेजिटेशन पाई जाती है। अब हमें बताना है कि हम कौन से पार्क की जो है वो बात कर रहे हैं। ठीक है। आप में से बहुत लोगों ने इसका आंसर सही किया होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो नामदापा नेशनल पार्क होगा। ये नामदापा जो नेशनल पार्क है, पूरी दुनिया में एक ही ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे जो बड़ी बिल्ली है, जो बिग फेलाइंस हैं, उनकी चारों स्पीसीज जैसे लेपर्ड, टाइगर, स्ने लेपर्ड यहाँ पे मिलती है। और भारत में सिर्फ ये ऐसा ही एक नेशनल पार्क है जहाँ पे हुलॉक जो है गिबॉन वो भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो वेजिटेशन पाई जाती है, जैसे एवरग्रीन, मोइस्ट डेसिडियोस, टेम्परेट, ब्रॉड लीव्ड, कॉनिफेरस। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर ये जो दोनों हैं ये हुलॉक गिबॉन है। और अगर हम मैप पे बात करें तो यहाँ पे नामदापा नेशनल पार्क जो है वो चांगलांग जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आता है। थोड़ा सा इसका जो लोहित डिस्ट्रिक्ट जो है वो अरुणाचल का लोहित जिला, उसके अंदर भी आता है। तो लोहित, तो आप नदी पढ़ते होंगे, रिवर जो जियोग्राफी है उसमें लोहित नदी का नाम आप सुनते ही होंगे। तो यहाँ पे ये जो है वो अपना नामदापा जो नेशनल पार्क है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है नामदापा नेशनल पार्क की, इसकी वजह से यहाँ पे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है वेजिटेशन जो है वो पाई जाती है। यहाँ पे जो है वो वनस्पति जो है वो पाई जाती है। और एरिया के हिसाब से बात करें तो नामदापा नेशनल पार्क जो है वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो हमें दिया है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलियंस प्रोग्राम से रिलेटेड दिया है। 3 हमें स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट बोला है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, इसको वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया है, मतलब ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर आता है और विश्व बैंक ने इसको सहायता दी है। सेकंड बोला है कि इसका आईडीएसपी का जो एम है, जो लक्ष्य है, वो है कि सेंट्रल डिजीज सर्वेलांस यूनिट बनाए, यानी कि केंद्रीय रोग जो निगरानी इकाई बनाए, और स्टेट लेवल पे जो है वो स्टेट सर्वेलांस यूनिट यानी कि राज्य स्तर पे भी जो है निगरानी इकाई बनाए। तीसरा जो है कि 2016 के अंदर जो है वो इसको लॉन्च किया गया था, और इसका काम है कि अगर डिजीज़ का कोई आउटब्रेक हो जाए, मान लीजिए कि कोई बीमारियों का प्रकोप हो जाए, तो उसके ऊपर जो है वो निगरानी रखी जा सके। 3 हमें स्टेटमेंट दी हैं, 3 ऑप्शन दिए। अब हमारे ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं कि अगर एक भी ऑप्शन को हम अगर कैंसिल कर दें तो हम अपने आंसर तक जो है वो पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये इसके अंदर है।
अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसका जो लॉन्च है वो 2016 के अंदर नहीं हुआ था, इसका लॉन्च जो है वो 2005 के अंदर हुआ था, जब नेशनल हेल्थ मिशन आया था उस वक्त हुआ था। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस ये प्रोग्राम जो है ये स्वास्थ्य मंत्रालय हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसको विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जो है इसको सपोर्ट करता है। साथ ही साथ इसका एम जो है कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे जो है वो डिजीज सर्विलांस जो है वो यूनिट रखें, केंद्रीय रोग निगरानी इकाई और राज्य स्तर पे। और इसको 2004 में जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि जो बीमारियां हैं उन पे निगरानी रखी जा सके, ठीक है, कोई डिजीज़ का आउटब्रेक ना हो। और ये जो बॉडी है जो स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये हर 7वें दिन ये वीकली जो है वो रिपोर्ट्स भेजते रहते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, कि भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही जो है वो डिजीज़ उसके बहुत ज़्यादा रोगी आ रहे हैं। तो ये IDSP कोरोना टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट था, ये रोज़ ही न्यूज़ में आता था, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करें उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 की, जिनकी प्रिपरेशन अभी प्रीलिम्स की अप टू द मार्क नहीं, वो एक राइट शेड्यूल, राइट स्ट्रेटजी गाइडेंस के थ्रू कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए जो है वो तेजस बैच जो वो शुरू होने वाला है। ये प्रीलिम्स स्पेशल बैच है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। 22 फरवरी से चालू है ये बैच। और आप ज़्यादा जानकारी के लिए video.onlyis.in पे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ वेबसाइट पे पूरी जानकारी है। नहीं तो आप इन पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल पे 7007931912 ये नंबर है, इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। तो ये कोर्स रहेगा, इसमें GS और अपना CSET दोनों इंक्लूड है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दिया है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से रिलेटेड दिया है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से रिलेटेड हमारे पास जो है वो 3 स्टेटमेंट्स हैं। 3 स्टेटमेंट्स पढ़ के हमें देखने हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है कि इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो इसका अधिकार क्षेत्र है, वो लिमिटेड है और सिर्फ वो इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्हीं पे लागू होता है, उन्हीं पे एप्लीकेबल है। इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो प्राइवेट पार्टीज़ पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इसमें बहुत सारे जो मेंबर हैं स्टेट्स हैं, जैसे कंट्रीज इसके मेंबर हैं। तो बोला है कि कंट्रीज़ के ऊपर ही जो है वो इसका जो ज्यूरिसडिक्शन एप्लीकेबल है। सेकेंड बोला है कि ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसकी एक विशेष संस्था है, ऐसा, ठीक है। ये स्टेटमेंट 2 बोला है। तीसरा बोला है कि इस आर्बिट्रेटर का जो अवार्ड जो होगा, ये अपना जो डिसीजन जो होगा वो बाइंडिंग होगा पार्टीज़ के ऊपर, यानी कि इसका जो निर्णय जो हो बाध्य होगा, ठीक है। ये 3 हमें स्टेटमेंट दिए, हमें करेक्ट जो है वो स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। अब अगर हम इनको स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 2 दिया है कि इट इज़ अ स्पेशल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसमें बोला है कि यूनाइटेड नेशन की जो है ये एक स्पेशल एजेंसी है, ठीक है। यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी PCA नहीं है, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन C और D गलत हो गया। अब हमारे पास 1 और 3 ऑप्शन बचे, ठीक है, पहला और तीसरा। स्टेटमेंट 3 बोलता है कि डिसीजन जो है इसका वो पार्टियों के ऊपर जो है वो बाइंडिंग है, ये करेक्ट है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो है वो B करेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो PCA परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो मेंबर स्टेट्स पे भी एप्लीकेबल होता है, प्राइवेट पार्टीज़ के ऊपर भी होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। और इसमें हम जो है बहुत सारे मुद्दे लेके जा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैरीटाइम बाउंड्रीज पे कोई डिस्प्यूट हो, समुद्र की जो लाइन है हमारी कौन सी बाउंड्री है उसको डिस्प्यूट हो सकता है, ह्यूमन राइट, इस तरीके से। और ये जो है वो UN की एक स्पेशल एजेंसी नहीं है। और लास्ट में यही है कि भाई इसके जो अवार्ड्स हैं, इसके डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो बाइंडिंग होते हैं इसके डिसीजंस। हाल ही में क्या हुआ था कि ये केयर्न इंडिया है, ठीक है। ये केयर्न इंडिया एक कंपनी है जो मेनली जो ऑयल वगैरह में काम करती है, और इसने जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ एक टैक्स से रिलेटेड जो है वो एक केस जो है वो कर दिया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। वहाँ पे ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इन्होंने केस कर दिया था, और भारत सरकार जो है वहाँ पे टैक्स डिस्प्यूट जो है वो हार गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिसेंटली ही अभी जो है वो केयर्न एनर्जी जीत गई है, तो इसलिए ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो बहुत न्यूज़ में चल रहा है। और क्योंकि इस केयर्न एनर्जी के पक्ष में जो है वो डिसीजन आया, तो भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके
जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग है। और केयर्न इंडिया देखिए एक प्राइवेट एजेंसी है, तो इसमें हमें क्लियर है कि पीसीए के अंदर कोई प्राइवेट एजेंसीज भी जो है वो आर्बिट्रेशन के लिए या कोई मध्यस्थता वगैरह के लिए अपने केसेस जो हैं वो लेकर जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है वो हमें दिया है कि यदाद्री टेक्निक या मियावाकी जो टेक्निक है रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, ये किससे रिलेटेड है? क्या ये पैडी कल्टीवेशन से रिलेटेड है, धान की खेती से है? बी दिया है अफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है। सी दिया है कि क्या ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, उससे रिलेटेड है, या फिर ये परमा कल्चर से रिलेटेड है। यहाँ पे दो बोले हैं नाम, एक तो बोला है यदाद्री टेक्निक, दूसरा बोला है मियावाकी टेक्निक। हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को इस यदाद्री टेक्निक के बारे में नहीं पता होगा। बहुत लोगों ने जब इन्वायरमेंट पढ़ा होगा, पर्यावरण जब पढ़ा होगा, तो उन्होंने मियावाकी टेक्निक के बारे में बहुत जो है वो पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये मियावाकी जो टेक्निक है वो अफोरेस्टेशन से रिलेटेड है, वनीकरण जो है उससे ये रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे वृक्षारोपण, मान लीजिए वृक्षारोपण से रिलेटेड है, अफोरेस्टेशन से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। तो ये यदाद्री जो टेक्निक है वो मियावाकी टेक्निक से अडॉप्टेड है। ये मियावाकी जो है वो अकीरा मियावाकी जी जो हैं, ये जापान के एक बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने ये मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में और ये वनस्पति के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है। तो ये यदाद्री टेक्निक जो है ये मियावाकी टेक्निक का ही एक टाइप है। और इसमें क्या होता है कि जो अर्बन एरिया, हमारे शहरी जो एरिया है, वहाँ पे कम समय में, क्योंकि शहर में जो है वो स्पेस हमारे पास कम होता है, जगह कम होता है, वहाँ पे हमें पेड़ पौधे जो लगाने हैं, तो उसके लिए ये एक टेक्निक है। ठीक है, तो ये इकिरा मियावाकी जी, यहाँ पे इनकी पिक्चर है। और यहाँ पे आप साइड में एक बोर्ड देख रहे होंगे, यदाद्री मॉडल। तो ये यदाद्री क्या है? यदाद्री एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है। ये तेलंगाना स्टेट के अंदर है यदाद्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दिया है उसमें हमें दिया है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनको कंसीडर करना है। हमारे ये स्टेटमेंट्स जो है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन से रिलेटेड है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि इस कमीशन का जो गठन जो है, इसको फाउंडेशन जो है वो डॉक्टर सी रंगराजन, एक कमीशन जो था, सी रंगराजन आयोग था, उनकी रिकमेंडेशन, उनकी अनुशंसा पे ये किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है कि चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ एनएससी। मतलब भारत के जो चीफ स्टैटिस्टिशियन है, यानी कि जो भारत के जो मुख्य सांख्यिकीविद हैं, वो इस कमीशन के चेयरमैन हैं। ये 2 स्टेटमेंट दिए हैं, अब हमें इनमें से करेक्ट बताना है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए कि करेक्ट कौन सा होगा। हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को ये आंसर आता हो, तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पे इसलिए सही होगा कि ये जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, इसको 2005 में बनाया गया था और डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ था। उनकी अनुशंसा, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ये एनएससी जो नेशनल स्टैटिस्टिकल जो कमीशन है, इसमें चेयरपर्सन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, और इसके जो अध्यक्ष जो हैं, जो इसके चेयरमैन जो हैं, उसको अपॉइंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। और जो भारत के जो चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया है वो, यानी कि भारत के जो मुख्य सांख्यिकीविद होते हैं, वो इस एनएससी के सेक्रेटरी होते हैं, यानी कि एनएससी के जो हैं वो सचिव होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष कोई और होता है, इसका प्रेसिडेंट या आप चेयरमैन समझ लिए कोई और होता है, और इसके सेक्रेटरी या सचिव जो है वो चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, और इसके एनएससी के जो चेयरमैन है अभी प्रेजेंट में प्रोफेसर बिमल कुमार रॉय हैं, 3 साल का इनका पीरियड है। रिसेंटली ये बॉडी न्यूज़ में थी। रीज़न ये है कि सरकार ने अभी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो बिल एक लेके आई थी, क्योंकि ये ओरिजिनल जो नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ये कमीशन है, ये ना तो कोई स्टैच्यूरी बॉडी है, ना तो ये कोई कानूनी बॉडी है, ना ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बॉडी है। तो इसको और ज़्यादा पावर मिले और इसकी रेलेवेंस जो है, इसकी महत्ता और ज़्यादा हो, इसके लिए सरकार बिल लेके आई है। तो सरकार चाहती है कि ये इसको एक कानूनी, यानी कि इसको एक स्टैच्यूरी बॉडी का एक दर्जा मिले, और इसमें बहुत सारे मेंबर भी होंगे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, सीईओ, आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक है, इस तरीके से तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने कितने सही किए, कितने आपके गलत हैं या कितने आपने स्किप किए हैं, इन सबको आप ज़रूर एक लिखिए कमेंट बॉक्स में, बताइए कि भाई आपके कितने सही है कितने गलत हैं। ठीक है, ओनली आईएएस से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत